हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में की टीजी के हमारे आज के सेशन में। यहाँ हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सूरत से बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ सूरत से बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार देखते हैं जो हमारे राजस्थान समसामयिकी के हिसाब से इम्पोर्टेंट होते हैं। आज है मंगलवार 16 जून 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया संवत 2083। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। मुख्यमंत्री जी द्वारा निरीक्षण किया गया है सांगानेर में शहरी सेवा शिविर का। सांगानेर जयपुर में मुख्यमंत्री जी द्वारा शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया गया। उन्होंने जनसंवाद और फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री जी ने शिविर में आए नागरिकों से सीधा संवाद किया। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व शिविर के प्रबंधन को लेकर जनता से फीडबैक लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे सेवा शिविरों से घर घर पहुंच रहा सुशासन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक पर आधारित हम देखेंगे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है 12 जून से 15 जुलाई तक, जिसमें अंत्योदय जन सेवा के संकल्प को धरातल पर उतारकर आमजन को उनके घर के पास ही त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं देना ही सरकार की प्राथमिकता है। नागरिकों को सुविधाएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी व विशेष रियायतों का लाभ भी इस शिविर में दिया जा रहा है। शिविर में मिलने वाली सुविधाओं का सभी मीडिया माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने, सफल लाभार्थियों को सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हों। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश, सेवा और समाधान का महाअभियान। इन शिविरों को केवल प्रक्रिया न मानकर आमजन को बड़ी राहत देने वाला सेवा और समाधान का महाअभियान बना जाए। प्राथमिकता वाले क्षेत्र जिनमें बिजली, पानी, चिकित्सा से संबंधित प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ तुरंत निस्तारण किया जाए। अतिक्रमण व त्वरित कार्यवाही। शिविरों के दौरान अतिक्रमण से जुड़ी जो भी शिकायतें सामने आए उन्हें बिना किसी देरी के तुरंत कार्यवाही की जाए। मानसून पूर्व तैयारी और शिकायत निवारण। जल भराव की समस्या का समाधान। मुख्यमंत्री जी ने आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए मानसून पूर्व, प्री मानसून सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं ताकि जल भराव की कोई समस्या न रहे और समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए 181 हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है और वहां पर शिकायतें की जा सकती है, जिसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है और त्वरित गति से समाधान सुनिश्चित किए जाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण और मॉनिटरिंग। जिला कलेक्टर्स को विशेष गठित टीमें कर इन सेवा शिविरों को औचक सरप्राइज निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि कर्मचारियों की उपस्थिति व काम की गुणवत्ता बनी रहे। उच्च अधिकारियों को जवाबदेही। जिला प्रभारी सचिवों और संभागीय आयुक्तों को भी अनिवार्य रूप से शिविरों का निरीक्षण करने, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी से गंभीरता से निभाने को कहा गया है। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिविरों में किसी भी प्रकार के कार्य पर लापरवाही या ढिलाई बरतने वाले कार्मिकों कर्मचारियों के विरुद्ध जिला कलेक्टर्स को सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में महत्वपूर्ण उपस्थिति हम देखें तो इसमें मुख्य सचिव श्रीनिवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएमओ के, नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन, राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल हुए थे। राजस्थान के लिए ऐतिहासिक वित्तीय आवंटन और नई योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गरीब कल्याण का विजन हो रहा साकार। राजस्थान के लिए कुल 11,581 करोड़ रुपए से अधिक ऐतिहासिक वित्तीय आवंटन किया गया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। यह अधिनियम पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। 1 जुलाई से वीबीजी रामजी ग्रामीण पूरा देश में लागू हो जाएगा। मनरेगा का स्थान। यह योजना पूरे देश और राजस्थान में मनरेगा के स्थान पर लाई वीबीजी रामजी योजना है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम अर्थात विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 से पूरे भारत में लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, समावेशी, सशक्त बनाना है। साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं, संसाधनों का कंजर्वेशन करके दोहराव रोकना है, गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करना और ग्रामीण श्रमिकों को वैधानिक रोजगार सुरक्षा देना इसका उद्देश्य है। कुल परिव्यय इस पर किया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत केंद्र सरकार ने इस योजना में 95,692 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया है। पूरे देश में 95,662 करोड़ रुपए का इस पर खर्च किया जाएगा। इस योजना पर, वीबीजी रामजी योजना पर राज्यों के साथ राज्यांश सहित कुल कार्यक्रम का कुल परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए अब तक का सर्वाधिक ऐतिहासिक आवंटन किया गया है। केंद्र सरकार का अंतरिम आवंटन। केंद्र सरकार द्वारा 7,581 करोड़ रुपए से अधिक वीबीजी रामजी के तहत आवंटन किया गया है।
नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य सरकार का अतिरिक्त प्रावधान 4,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाया भी, उसे और भी बढ़ाया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। कुल उपलब्ध राशि हम देखें तो इस राजस्थान को इस योजना के लिए कुल 11,581 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध होगी, जिसमें 7,581 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से और 4,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार इस योजना के तहत ऐड करेगी और टोटल 11,581 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। इसके लिए वित्तीय बजट आवंटन किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 क्या है? यह ग्रामीण रोजगार एवं विकास से संबंधित एक कानून है जो ग्रामीण विकास को विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप ढालने के लिए बनाया गया है। किए जाने वाले अनुमत कार्य हम इसमें देखें, विशेषतः इसमें सतत और सुदृढ़ ग्रामीण व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में कार्यों की अनुमति देता है, जिसमें जल सुरक्षा से संबंधित कार्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम बचाव संबंधी कार्य इसमें मुख्य रूप से शामिल किए गए। नई व्यवस्था 125 दिन रोजगार और साप्ताहिक भुगतान। इस कानून के तहत श्रमिकों के अधिकारों और व्यवस्थाओं के तहत कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें 125 दिन का उन्हें रोजगार दिया जाएगा। एक पात्र परिवार को अब एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिनों की रोजगार गारंटी का वैधानिक अधिकार दिया गया है। यह उन वयस्क सदस्यों के लिए जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है। साप्ताहिक भुगतान व्यवस्था की गई है। पहले श्रमिकों को 15 दिनों में भुगतान किया जाता था, लेकिन अब पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक भुगतान वीकली पेमेंट का प्रावधान किया गया है। डीबीटी के द्वारा भुगतान किया जाएगा। भुगतान सीधे बैंक अथवा डाकघर खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा। बेरोजगार भत्ता और क्षतिपूर्ति। निर्धारित समय सीमा के भीतर रोजगार उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ते और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पंजीकरण और जॉब कार्ड की स्थिति। नया पंजीकरण। जिन ग्रामीण परिवार के पास पहले से मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है, वे अपने परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के जरिए ग्राम पंचायत में नाम, आयु, पते की जानकारी देकर ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई-केवाईसी और पुराने कार्ड। जिन मौजूदा मनरेगा जॉब कार्ड्स की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वे इस अधिनियम बीबी जी राम जी 2025 के प्रावधानों के अनुसार नए रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक पूरी तरह से वैलिड रहेंगे। जयपुर के विकास, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर उच्च स्तरीय बैठक की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। जयपुर को मॉडल शहर बनाने का संकल्प सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सुव्यवस्थित विकास, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस मॉडल शहर के रूप में विकसित करने की बात कही है। शहर को देश के मॉडल शहर के रूप में विकसित करने के लिए समन्वित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व कहा है। स्वच्छता केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। जनभागीदारी बढ़ाने और सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और भामाशाहों को जोड़ने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था। सुदृढ़ कचरा प्रबंधन। राजधानी की स्वच्छता के लिए कचरा संग्रहण, कलेक्शन, परिवहन और वैज्ञानिक निस्तारण, साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए बेहतर कार्य योजना बनाने की प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा गया है। सख्त कानूनी कार्यवाही और जुर्माना। स्वच्छता व्यवस्था को अनुशासित बनाने के लिए खुले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मशीनीकृत सफाई व्यवस्था में मैनुअल मानवीय निर्भरता को कम करके मशीनीकृत सफाई जो मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है उसको बढ़ावा देने पर उन्होंने जोर दिया है। डस्टबिन की उपलब्धता। शहर में पर्याप्त मात्रा में डस्टबिन उपलब्ध करवाने और निस्तारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। मॉडल रोड पायलट प्रोजेक्ट। जयपुर के सौंदर्यीकरण को नई दिशा देने के लिए शहर की प्रमुख सड़क को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मॉडल रोड के तौर पर विकसित किया जाएगा। सड़क की एक प्रमुख सड़क को उच्च मानक सुविधाएं। इस मॉडल रोड पर स्वच्छता, हरियाली, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, सौंदर्यीकरण, सुगम यातायात प्रबंधन, पैदल यात्रियों की सुविधा, अन्य उच्च स्तरीय नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। आगामी विस्तार। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी इसी मॉडल को लागू किया जाएगा। मानसून सीजन की तैयारियां। प्री मानसून प्रिपरेशन, जिसमें हम देखें तो समयबद्ध तैयारियां। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो। नालों की साफ सफाई के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं जिससे पानी की सुगम निकासी हो सके। प्रदेश में उर्वरकों की, फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता और बाजार में कालाबाजारी पर रोक। मुख्यमंत्री ने कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की जिसमें उन्होंने पर्याप्त उपलब्धता बताई है कि आगामी खरीफ सीजन के लिए राज्य में उर्वरक खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारण किया गया है। इनके उर्वरक के संतुलित उपयोग के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। वे किसानों को वास्तविक खाद की आवश्यकता की तथ्यात्मक जानकारी दी जाएगी। कालाबाजारी पर कड़ा प्रहार।
खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त और कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने व मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सके। पर्यटन और शहरी वातावरण, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक शहरी वातावरण विकसित किया जाना बेहद जरूरी है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी उन्होंने की है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी में इसी माह पेट्रोल डीजल उत्पादन शुरू होगा। मुख्य सचिव ने प्रगति की समीक्षा कर समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। परियोजना की स्थिति और समीक्षा देखें तो मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में HPCL राजस्थान रिफाइनरी परियोजना 15 बालोतरा की प्रगति की समीक्षा की है और समीक्षा के दौरान बताया है कि रिफाइनरी में पेट्रोल और डीजल के उत्पादन की तैयारियां अंतिम चरण में हो और इसी माह जून 2026 में उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। पेट्रोल और डीजल का उत्पादन किया जाएगा। मुख्य निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पेट्रोल उत्पादों का उत्पादन शीघ्र प्रारंभ करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को परियोजना के शेष बचे कार्यों में गति लाने, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने को कहा है। यह परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वजह से संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाते हुए निर्धारित कार्य को तय टाइमलाइन में पूरा करें। समीक्षा के मुख्य बिंदु हम देखें तो बैठक में रिफाइनरी परियोजना की वर्तमान स्थिति, आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक उन्होंने ली थी। बैठक में मुख्य सचिव के अलावा जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्पणा अरोड़ा तथा विशिष्ट शासन सचिव नम्रता रोशनी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। शहीद अग्निवीर खेमाराम कुमावत को भावभीनी श्रद्धांजलि। असम के जोरहाट क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में शहीद हुए अग्निवीर खेमाराम कुमावत का पार्थिव शरीर सोमवार को विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पर लाया गया। पुष्प चक्र और श्रद्धांजलि दी गई। पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उपस्थित सदस्य हम देखें तो श्रद्धांजलि देने में विधि मंत्री जोगराम पटेल, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और सैनिक कल्याण अधिकारी जय राठौड़ उपस्थित थे। उन्होंने खेमाराम कुमावत को श्रद्धांजलि दी है। मानसून अलर्ट, राज्य अलर्ट मोड पर, आपदा नियंत्रण केंद्र शुरू। आपदा प्रबंधन की तैयारी। प्रदेश में संभावित भारी बारिश और बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी की है। कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन आपदा प्रबंधन के तहत राहत विभाग ने राज्य और जिला स्तर पर आपातकालीन संचालन केंद्र EOC को सक्रिय कर दिया है। नागरिक किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना दे सकते हैं। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित होंगे। वित्तीय बजट का आवंटन किया गया है जिसमें 20 लाख रुपए संभाग स्तर पर और जिला स्तर पर 10 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। टीमें तैनात की गई हैं जिसमें सिविल डिफेंस और फ्लड रेस्क्यू टीमों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाए गए मानसून अलर्ट अभियान के बाद प्रशासन ने त्वरित कदम उठाया है। संविदा नर्सिंग कर्मियों की भर्ती में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप, बोनस अंकों की ब्लैकमेलिंग। राजस्थान में संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों की भर्ती में बोनस अंक 10, 20 और 30 अंक का लाभ दिलाने के नाम पर बिचौलियों और प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा 50,000 से 1 लाख रुपए तक से अधिक वसूली का आरोप लग रहा है। शोषण का चक्र 4 स्तरों पर सिस्टम है। विभाग बजट जारी करता है, टेंडर निकालता है। प्लेसमेंट एजेंसी विभाग से भुगतान प्राप्त कर कर्मचारियों की भर्ती करती है। बिचौलिए और स्थानीय ठेकेदार कमीशनखोरी और अवैध वसूली के मुख्य जरिया बनते हैं। और संविदा कर्मी, नर्सिंग कर्मी नौकरी जाने के डर से कम वेतन पर काम करता है और शिकायत करने से बचता है। वेतन में कटौती। GNM नर्सिंग कर्मियों के लिए सरकार एजेंसी को लगभग 10,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान करते हैं, लेकिन EPF, ESI, सर्विस चार्ज और GST कटने के बाद कार्मिकों को वास्तविक भुगतान बेहद कम मिलता है। उच्च स्तरीय जाँच की मांग की गई है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखकर प्लेसमेंट एजेंसियों व ठेका की प्रथा से माध्यम से हो रही नियुक्तियों में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उन्होंने की है। SMS अस्पताल कार्डियक टावर का ट्रायल रन शुरू। दिल के मरीजों को बड़ी राहत। जयपुर के SMS अस्पताल में लंबे समय से प्रशिक्षित कार्डियक टावर का ट्रायल रन शुरू कर दिया है। पहले चरण की जांचें हम देखें तो शुरुआती चरण में OPD मरीजों के लिए 2D इको और TMT जांचों की सुविधा की गई है। पहले दिन करीब 150 मरीजों की जांच की गई। OPD शिफ्टिंग। अगले 15 से 20 दिनों में कार्डियोलॉजी OPD पूरी तरह से इसी टावर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आगामी 1.5 से 2 महीने में ये टावर पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगा। एक ही छत के नीचे इलाज। टावर को पूर्ण संचालन के बाद मरीजों को जांच, परामर्श, भर्ती, ऑपरेशन, उपचार के लिए अलग अलग भवनों में नहीं भटकना पड़ेगा। चरणबद्ध तरीके से यहाँ कैथ लैब, ऑपरेशन थिएटर, IPD और इंडोर व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का विस्तार। देश और विदेश दोनों में मुफ्त
मुफ्त उच्च शिक्षा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना चलाई जा रही है। इसका दायरा अब केवल विदेश अध्ययन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। पहले स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना विदेश में उच्च संस्थानों में अध्ययन करने के लिए दी जाती थी, लेकिन अब देश के भी जो प्रतिष्ठित संस्थान है वहाँ भी ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। सीटों में वृद्धि की गई है। नई व्यवस्था के तहत अब विदेशों में अध्ययन के लिए 150 विद्यार्थियों को और देश के शीर्ष संस्थानों में अध्ययन के लिए 350 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। पिछले सत्र में यह संख्या क्रमशः 300 और 200 थी। अर्थात देश के शीर्ष संस्थानों में 300 विद्यार्थी पढ़ सकते थे और विदेश में 200, जबकि अब 150 विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन के लिए और देश के शीर्ष संस्थानों में 350 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्य शर्त हम देखें, रोजगार को प्राथमिकता। स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य शर्त है कि वे अपना कोर्स पूरा करने के बाद पहली प्राथमिकता के आधार पर राजस्थान में ही रोजगार तलाशेंगे और अपने शैक्षणिक दक्षता का लाभ राज्य को देंगे। ये उसके लिए प्राथमिकता और अनिवार्य शर्त रखी गई है। न्यूयॉर्क में खुला राजस्थान फाउंडेशन का नया चैप्टर। न्यूयॉर्क में मातृभूमि से जुड़ाव। राजस्थान फाउंडेशन ने अमेरिका के मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में अपने नए चैप्टर की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ना है। मुख्य अतिथि और अध्यक्षता। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने की थी, जबकि अध्यक्षता न्यूयॉर्क चैप्टर की अध्यक्ष पूर्णिमा बोरिया ने की थी। फाउंडेशन की आयुक्त मनीषा अरोड़ा के मार्गदर्शन में प्रवासियों को राज्य के विकास से जोड़ा जा रहा है। प्राथमिकता। यह टीम अमेरिका में बसे राजस्थानी परिवार और राजस्थान के बीच निवेश, व्यापार, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेगी। तो हम ध्यान में रखेंगे, न्यूयॉर्क में राजस्थान फाउंडेशन का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनीशा काबरा को आइकॉनिक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अनीशा काबरा को जयपुर में हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2026 समारोह का आयोजन किया गया था। हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा इस समारोह में प्रसिद्ध गायिका अनीशा काबरा को एक आइकॉनिक स्टार ऑफ द ईयर, आइकॉनिक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया है। अनीशा काबरा को उन्हें इस सम्मान कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान व रचनात्मक उपलब्धियों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस पार्क में इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड समारोह। जयपुर के साइंस पार्क में इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा देश भर के असाधारण प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए विशेष समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें हम देखें तो देश के विभिन्न राज्यों से बच्चों और युवाओं ने स्मरण शक्ति, ज्ञान, खेल, कला, स्केटिंग, चित्रकला जैसे क्षेत्रों में अपने अद्भुत टैलेंट का प्रदर्शन किया और अपने नाम विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कराए हैं। जिनमें हम देखें तो मुख्य रूप से राकेश सैनी, अकीरा बंसल, युवराज करनानी, एलियाना चाको शामिल थे। ये विभिन्न स्टेटों के, विभिन्न राज्यों के प्रतिभाएं हैं। अवसर पर मनोवैज्ञानिक महिमा जैन और संस्थापक जयेश भट्ट भी उपस्थित रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिस्टिक स्विमिंग। राष्ट्रीय तैराकी में स्कूली छात्रों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। अहमदाबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में जयपुर के महारानी गायत्री देवी स्कूल्स की टीम ने आर्टिस्टिक स्विमिंग है उसकी शानदार प्रस्तुति देकर एक नया अध्याय रचा है। स्कूल की छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दी गई यह पहली प्रस्तुति है। प्रतिभागी छात्रा इनमें देखें तो हम मनमोहक प्रस्तुति में गायत्री देवी स्कूल्स की लक्षिता, कियारा, अरण्या, श्रेया, लारिया, आद्या, प्रत्यक्षा, प्रियमंदा शामिल थी। मार्गदर्शन टीम की कोच सुनीता शर्मा थी। नेक्स्ट हम देखेंगे DOIT का डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वतः बनेगा मूल निवास प्रमाण पत्र। ई मित्र और तहसील के चक्कर का करना खत्म। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग DOIT, डिपार्टमेंट ऑफ IT, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है, जिससे लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पात्रता पूरी होते ही सिस्टम स्वतः ऑटोमेटिकली प्रमाण पत्र जारी कर देगा। सिस्टम कैसे काम करेगा तो डेटाबेस एकीकरण किया जाएगा। यह प्रणाली जन्म, विवाह, रजिस्ट्रेशन और सरकारी सेवा से जुड़े रिकॉर्ड्स को आपस में जोड़ेगी। पात्रता की पहचान होने पर व्यक्ति के मोबाइल पर सहमति मैसेज भेजा जाएगा और सहमति मिलते ही प्रमाण पत्र स्वतः जारी हो जाएगा, जिसे ई मित्र या व्हाट्सएप से डाउनलोड किया जा सकेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इन 3 श्रेणियों को मिलेगा सीधा लाभ, जिसमें जन्म के 10 वर्ष बाद स्वतः मूल निवास, बच्चे की आयु 10 वर्ष पूर्ण होने पर पहचान पोर्टल और आधार डेटाबेस के जरिए माता पिता के रिकॉर्ड की जांच कर सकते मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा। विवाहित महिलाओं को आसानी रहेगी। अन्य राज्यों में यदि
की महिला यदि राजस्थान के मूल निवासी व्यक्ति से विवाह करती है तो विवाह पंजीकरण और ऑनलाइन सहमति के आधार पर स्वतः मूल निवास जारी होगा। सरकारी कर्मचारियों को लाभ। अन्य राज्यों से आकर राजस्थान में सरकारी की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को 3 साल की सेवा पूरी करने पर सरकारी रिकॉर्ड, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डेटाबेस के आधार पर स्वतः मूल निवास मिल जाएगा। वर्तमान स्थिति हम देखें तो आयुक्त हिमांशु गुप्ता के अनुसार तकनीकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। गृह विभाग से राय मांगी गई है। अगले 1-2 महीने में नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी, जिससे आवेदन की वर्तमान 7-8 दिनों की लंबी प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कोल ब्लॉक आवंटन। राजस्थान को 30 वर्ष तक मिलेगा कोयला। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के लिए वन भूमि के उपयोग की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। क्षेत्रफल और उत्पादन क्षमता। ये खनन क्षेत्र 1742 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस ब्लॉक से राजस्थान को 30 साल तक लगभग 9 मिलियन टन कोयला मिलेगा। 30 साल तक इस कोयले का उपयोग राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम थर्मल बिजली प्लांटों में ईंधन के रूप में किया जाएगा, ताकि राज्य में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। खनन का जिम्मा केते एक्सटेंशन ब्लॉक में खनन का कार्य अडानी समूह द्वारा किया जाएगा। समय की सीमा अप्रैल 2027 तक खनन कार्य शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि कोल ब्लॉक वर्ष 2015 में राज्य सरकार को आवंटित किया गया था। जो छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक है, वो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2015 में राजस्थान सरकार को आवंटित किया गया था। HPCL रिफाइनरी इसी माह शुरू होगा। पेट्रोल डीजल का उत्पादन हमने हमारे सेशन में इसके बारे में जानकारी ले ली है। इसके लिए मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की है और उन्होंने बताया है कि इसी माह जून के अंतिम टाइम में HPCL में पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिसमें जल एवं संसाधन विभाग के CS अभय कुमार शर्मा, खान पेट्रोलियम विभाग के CS अर्पणा अरोड़ा मुख्य रूप से मौजूद रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे जोधपुर में 2 दिवसीय भारतीय काव्य उत्सव का आयोजन। रम्मत संस्थान द्वारा 2 दिवसीय भारतीय काव्य उत्सव का आयोजन 20 और 21 जून को जोधपुर में किया जाएगा। इस उत्सव में संस्कृत, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पंजाबी और हिंदी भाषा के कवि अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। तो हम ध्यान में रखेंगे भारतीय काव्य उत्सव का आयोजन जोधपुर में रम्मत संस्थान द्वारा किया जाएगा 20 और 21 जून को। आयुर्वेद विश्वविद्यालय और आत्मन फाउंडेशन के बीच MOU किया गया है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर और आत्मन फाउंडेशन के बीच MOU। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर और लखनऊ का आत्मन फाउंडेशन उनके बीच शिक्षा, नेतृत्व, विकास और नवाचार आधारित गतिविधियों के लिए MOU हुआ है, जिसमें कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह MOU विश्वविद्यालय में आयोजित 1 दिवसीय फैकल्टी लीडरशिप एवं आयुर्वेद कार्यशाला के दौरान हुआ है। जो आत्मन फाउंडेशन लखनऊ का और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बीच MOU फैकल्टी लीडरशिप एवं आयुर्वेद कार्यशाला के दौरान हुआ था। ये कार्यशाला आयोजित हुई थी 1 दिवसीय, उसके दौरान इसमें MOU हुआ है। विश्वविद्यालय के कुलपति गोविंद सहाय शुक्ल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय के कुलपति है प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने कहा है कि वर्तमान समय में शिक्षकों की भूमिका ने ज्ञान देने तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें समाज में बदलाव के भाग के रूप में कार्य करना होगा। आत्मन फाउंडेशन के संस्थापक शशांक श्रीवास्तव ने शिक्षकों के आत्म प्रेरणा और उनके सामाजिक नेतृत्व कौशल में अपने विचार रखे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव ने आयुर्वेद में रिसर्च आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग, महेश कुमार को रजत पदक। चेन्नई में आयोजित है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जोधपुर के खिलाड़ी महेश कुमार ने रजत पदक जीता है। सिल्वर मेडल जीता है महेश कुमार बेनीवाल ने 120 किलोग्राम में देश स्तर पर रजत पदक जीता है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो चेन्नई में आयोजित हुई थी, उन्होंने स्क्वाट में 345 किग्रा, बेंच प्रेस में 207.5 किग्रा, डेड लिफ्ट में 325 किग्रा भार समेत कुल 877.5 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वच्छ हरित स्कूल रेटिंग, राजस्थान को देश में 3रा स्थान। स्वच्छ हरित स्कूल रेटिंग, साफ और हरियाली से युक्त विद्यालय की रेटिंग जारी हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये रेटिंग जारी की है, जिसमें राजस्थान को देश में 3रा स्थान मिला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल पर जारी स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग SHVR 2025-26 में 2025-26 की रेटिंग है ये,
राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट राजस्थान के 11 सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश को शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी बताया है। चयनित प्रमुख 11 विद्यालय हम देखें तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खरिया गोकुलिया बाड़मेर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उजिन सिंह का नाडाबेरी सीकर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोडेवाला डूंगरपुर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अभयपुरा चूरू, पीएम श्री स्कूल परलिया की ढाणी कोटा, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट स्कूल मॉडल स्कूल देवली टोंक, GHSS बाबरा ब्यावर, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय IFS उत्तरलाई बाड़मेर, सोफिया गर्ल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय वल्लभनगर कोटा, दरबार गवर्नमेंट उच्च माध्यमिक विद्यालय इंग्लिश मीडियम सांभर जयपुर, जवाहर नवोदय विद्यालय तलवाड़ा बांसवाड़ा, इन 11 ही विद्यालयों को इसमें सम्मानित किया गया है नेशनल लेवल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के रूप में। नेक्स्ट हम देखेंगे वैश्विक हीट रिस्क इंडेक्स। जयपुर दुनिया के टॉप 50 जोखिम वाले शहरों में शामिल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जनरल सस्टेनेबल सिटीज़ एंड सोसाइटी में एक नया वैश्विक अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें दुनिया के उन 205 बड़े शहरों का विश्लेषण किया गया था जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। जयपुर की स्थिति हम देखें तो दुनिया के 50 बड़े हीट रिस्क गर्मी के जोखिम वाले शहरों में शामिल किया गया है। जयपुर का समग्र हीट स्कोर 0.70 रहा है। स्कोर का गणित हम देखें तो जयपुर का हीट एक्सपोजर स्कोर 0.78 है, संवेदनशीलता स्कोर 0.62 और गर्मी से निपटने की क्षमता में कमी का स्कोर 0.77 आंका गया है। कमजोर कोपिंग कैपेसिटी। शोध में पाया गया है कि जयपुर की गर्मी से निपटने की क्षमता कोपिंग कैपेसिटी बहुत कमजोर है। इस शहर का जोखिम सिर्फ तापमान से तय नहीं होता, बल्कि वनस्पति आवरण, ग्रीन कवर और बिजली की वहनीयता जैसे सामाजिक आर्थिक कारकों पर भी निर्भर करता है। अन्य प्रभावित भारतीय शहर में हम देखें तो जयपुर के अलावा टॉप 50 की सूची में अहमदाबाद, नागपुर, मदुरई, भोपाल, कानपुर, पटना, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और चेन्नई इसमें शामिल है और राजस्थान का जयपुर इसमें शामिल है। भारत पाक बॉर्डर सुरक्षा 50 किलोमीटर के दायरे से हटेंगे अतिक्रमण। सोलर पावर प्लांट भी इसी के अंदर आता है। सैन्य मूवमेंट के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान से सटी 1037 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान सीमा को अभेद बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF को सर्च और सीज दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर BSF का कर दिया है। इस दायरे में आने वाले सभी अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे। सोलर प्रोजेक्ट पर संकट। इस फैसले की जद में सीमावर्ती जिलों के 12 सोलर प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, जो सामरिक दृष्टि से युद्ध जैसी स्थिति में सेना के मूवमेंट में बाधा बन सकते हैं। जैसलमेर में इन प्रोजेक्ट के लिए करीब 47,994 बीघा जमीन आवंटित की जा चुकी है। शाहघाट ब्लज में भी 1 लाख एकड़ जमीन पर सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया चल रही है, जिन्हें सुरक्षा कारणों से हटाया जा सकता है। सीमावर्ती 5 जिलों की चुनौतियां हम देखें भास्कर इनसाइट में। भास्कर के अनुसार सीमावर्ती 5 जिलों की चुनौतियां, जिनमें श्रीगंगानगर, हिंदुमल कोट बॉर्डर पर घनी आबादी और पंजाब की तर्ज पर तारबंदी के पार खेती होना चुनौती है। बीकानेर खाजूवाला तक आबादी है और सोलर प्रोजेक्ट बॉर्डर एरिया में लग रहे हैं। यहाँ जिप्सम की अवैध माइनिंग सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है, जिससे BSF आपत्ति जता चुकी है। बीकानेर में BSF द्वारा भी जिप्सम की अवैध माइनिंग पर आपत्ति जता चुकी है BSF। फलोदी नोक तहसील में सोलर विंड प्रोजेक्ट की संख्या काफ़ी अधिक है। जैसलमेर शाहगढ़ ब्लज में आबादी नहीं है, लेकिन यहाँ सोलर प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख हेक्टेयर जमीन का सर्वे हो चुका है। बाड़मेर में सोलर कंपनियों ने निजी खातेदारों से जमीन खरीदकर सीमा के 20 किलोमीटर के दायरे में प्लांट लगाए हैं। जालोर के वाखासर के बाद रण ऑफ कच्छ शुरू होता है, जहाँ 15 किलोमीटर का इलाका जालोर में आता है, जहाँ सरवाना पुलिस थाना सरहदी थाना है। वर्तमान स्थिति हम देखें तो जैसलमेर कलेक्टर अनुपा जोरवाल के अनुसार गृह विभाग के निर्देश पर ऑपरेशन क्लीन के तहत पहले चरण का सर्वे और वेरिफिकेशन का काम तेजी से चल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर के CA सुव्रत जैन की किताब समझाएगी टैक्स मैनेजमेंट। जयपुर के चार्टेड अकाउंटेंट सुव्रत जैन ने अपनी पहली पुस्तक ऑफशोर कंपनी फॉर्मेशन एंड ग्लोबल टैक्स ऑप्टिमाइजेशन ए कंप्लीट लीगल गाइड फॉर एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स एंड इन्वेस्टर्स प्रकाशित की है। पुस्तक का उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैश्विक टैक्स प्रबंधन जैसे जटिल और अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय को सरल भाषा में समझाया जाए। लक्षित पाठक हैं उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर और निवेशक। कानूनी तरीके से विदेशी कंपनियों में निवेश
कंपनियाँ स्थापित करने, टैक्स का बेहतर प्रबंधन करने और संपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए वैश्विक बैंकिंग जैसी सेवाओं को लाभ उठाने के पूर्व इस बुक से सीख दे सकते हैं। तो सूरज जैन की बुक है ऑफशोर कंपनी फॉर्मेशन एंड ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, ए कंप्लीट लीगल गाइड फॉर एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ये बुक उन्होंने लॉन्च की है। जूनियर फेलोशिप, जयपुर की प्रियदर्शनी और अलवर के यूसुफ का चयन। जूनियर फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा और कला और साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। प्रतिष्ठित जूनियर फेलोशिप बैच 2025-26 की मेरिट सूची जारी कर दी गई है, जिसमें देशव्यापी सूची में राजस्थान के 2 प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी जगह पक्की की है, जिसमें प्रियदर्शनी मिश्रा जो जयपुर की निवासी है और यूसुफ खान जो अलवर के निवासी हैं। इन्होंने फोक व अन्य उप श्रेणी के अंतर्गत अपना आवेदन रखा था, उनका चयन हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर में इंटरनेशनल वेडिंग टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन। इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव तीसरा सीजन 19 और 20 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल वेडिंग टूरिज्म एंड कॉन्क्लेव का आयोजन 19 और 20 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। यह 2 दिवसीय कॉन्क्लेव जयपुर के फोकस स्थित होटल फेयरमाउंट में किया जाएगा था। जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के 600 से अधिक वेडिंग और इवेंट इंडस्ट्री के प्रोफेशनल जुटेंगे। 5-in-1 कॉन्सेप्ट आयोजक अशोक जैन के अनुसार ये आयोजन पूरी तरह से अनोखे 5-in-1 कॉन्सेप्ट के आधारित है, जिस पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ब्राइडल एग्जीबिशन, ब्राइडल फैशन शो, मॉक बारात, वेडिंग इंडिया अवार्ड्स, वेडिंग इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रोफेशनल्स को सम्मानित करने के लिए विशेष सत्र और वक्ता इनमें कॉन्क्लेव में डेस्टिनेशन वेडिंग, न्यू ट्रेंड्स, पर्यटन संभावनाओं और इंडस्ट्री नेटवर्किंग पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में ऋतुराज खन्ना, जेडी मेहता, संजीव कपूर सहित देश विदेश के नामचीन हस्तियां इसमें शामिल होंगे। राजस्थानी सिनेमा सिर्फ अवार्ड के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए भी बनी फिल्में। होटल मेरियट में राजस्थानी फिल्म नीति अभिनंदन व सिनेमा महोत्सव का आयोजन किया गया जयपुर में होटल मेरियट में, जिसमें कला, राजनीति व सिनेमा जगत के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे हैं। राजस्थानी भाषा की मान्यता का संघर्ष। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बताया कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने का संघर्ष वर्ष 1982 से जारी है। हालांकि अभी तक इसमें पूर्ण सफलता नहीं मिली, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत इसे स्कूलों में लागू कर भाषा को बचाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। भाषा का गिरता स्तर। गर्ग ने शहरी क्षेत्रों में राजस्थानी भाषा के गिरते स्तर की चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि शहरों में राजस्थानी और हिंदी मिक्स हो गई है, जबकि असली शब्दावली अब सिर्फ गाँवों तक ही सीमित है। अंडर 17 राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता, हार्दिक और शिवांगी चैंपियन। जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय जयपुर में अंडर 17 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया शतरंज प्रतियोगिता का, जिसमें हार्दिक शाह और शिवांगी राठौड़ अपने अपने वर्ग में 6-6 अंक हासिल कर खिताब दर्ज किया है और हार्दिक शाह और शिवांगी राठौड़ ने नेशनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेखिका रूबी जैन की पुस्तक ट्रेवल ट्रस्ट ट्रांसफॉर्म का विमोचन। जयपुर में लेखिका कॉर्पोरेट प्रोफेशनल रूबी जैन द्वारा लिखित पुस्तक ट्रेवल ट्रस्ट व ट्रांसफॉर्म का भव्य विमोचन किया गया है। इसका विमोचन सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, योगाचार्य ढाकाराम और समाजसेवी सुनील जैन ने संयुक्त रूप से किया है। पुस्तक की विषय वस्तु हम देखें तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को आधुनिक यात्रा, जो पृथ्वी के प्रकृति के 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को आधुनिक यात्रा, आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट और जीवन परिवर्तन से जोड़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय युवा संसद 2026। राष्ट्रीय युवा संसद 2026 अंजुनी तिवाड़ी करेगी राजस्थान का प्रतिनिधित्व। जयपुर की प्रतिभाशाली छात्रा अर्जुनी तिवाड़ी का चयन राष्ट्रीय युवा संसद 2026 में किया है। राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्जुनी तिवाड़ी का चयन हुआ है। उत्तराखंड यंग थिंकर्स फोरम द्वारा इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 17 से 19 जून तक देहरादून की दून यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। अर्जुनी का चयन एक बेहद कठिन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद किया गया। इससे पहले वह कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा साबित कर चुकी है। इस राष्ट्रीय मंच पर अर्जुनी अपनी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और वक्तृत्व कौशल का प्रदर्शन करेगी। देश भर के युवाओं व नीति निर्माताओं के साथ संवाद कर राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार रखेगी। बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान BIT के ऑफ कैंपस जयपुर के निदेशक के रूप में पीयूष तिवाड़ी ने अपना कार्यभार संभाला है। तो बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान के बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निर्देशक पीयूष तिवाड़ी बने हैं। VB जी राम जी रोजगारी कानून
प्रदेश को 11,581 करोड़ का फंड। राजस्थान सहित पूरे देश में 1 जुलाई से मनरेगा के स्थान पर नया रोजगार कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका बीबीजी रामजी लागू होने जा रहा है। 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा कर ली है। वित्तीय आवंटन 2026-27 के लिए 95,692 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें राजस्थान को 11,581 करोड़ का फंड मिला है, जिसमें केंद्र सरकार का 7,581 का आवंटन है और राज्य सरकार 4,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नए कानून के तहत मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के बजाय 7 दिनों में सप्ताह के रूप में किया जाएगा। सीधे बैंक या डाकघर में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा इसका आवंटन। नई व्यवस्था के प्रमुख बिंदु हम देखें तो बेरोजगारी भत्ता, अगर तय समय में रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा और विलंब मुआवजा क्षतिपूर्ति दी जाएगी। और पुराने जॉब कार्ड की मान्यता है, जब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए और नए कार्ड नहीं आ जाए तब तक उनके पुराने कार्ड मान्य रहेंगे। नई व्यवस्था लाने के मुख्य कारण है केंद्र सरकार ने इस कानून को लाने के अलग अलग विभागों में चल रही योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, संसाधनों का दोहराव रोकना और ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों जो सस्टेनेबल असेस्ट है उनके निर्माण को बढ़ावा देना। इसमें रोजगार के साथ साथ आजीविका सृजन और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस रहेगा। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को ये शेयर कीजिए चैनल। और अगर आपको हमारे सेशन के PDF की आवश्यकता हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम को इंडिया में बैन किया जा रहा है। आज से 22 जून तक टेलीग्राम इंडिया में बैन रहेगा, परंतु अगर आपको PDF की आवश्यकता हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहां ये PDF अवेलेबल कराई जाती है। हालांकि हमारे व्हाट्सएप चैनल भी है, परंतु नेक्स्ट सेशन में आपको व्हाट्सएप का QR प्रदान किया जाएगा, जहां आप व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।